Dear students, we are going to start 10.6 scattering of light. Scattering means होता है बच्चों to throw light in various random directions. मतलब लाइट का थ्रो करना, लाइट का थ्रो होना, लाइट का बिखर जाना इन वेरियस अलग अलग, रैंडम का मतलब यूं ही, ठीक है, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी टारगेट, इधर उधर डायरेक्शन में फैल जाने का नाम स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. द इंटरप्ले ऑफ लाइट with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. ये लाइट का जो इंटरप्ले मीन होता है ऑपरेशन ऑफ थिंग्स ऑन वन अनदर. लाइट का जो ऑपरेशन है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ, उन तमाम ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है, वो राइज टू सेवरल, उसकी वजह से बहुत सारे स्पेक्टिकुलर फिनोमेना नेचर के अंदर बहुत ही अलग अलग दिलकश मंजर देखने को मिलता है. द ब्लू कलर, जैसे आसमान का नीला रंग या आसमान का नीला दिखाई देना, ये एक घटना है. आसमान का नीला दिखाई देना. कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, अगर गहरा समंदर है उसके पानी का रंग अगर देखें तो वो थोड़ा सा नीलहम कलर का दिखाई देता है. द रेडनिंग ऑफ द सन, सूरज का लाल दिखाई देना. कब? सूरज जब निकलता है सनराइज के वक्त एंड द सनसेट के वक्त, यानी निकलने के वक्त सूरज का निकलते वक्त और डूबते वक्त उसका रेड कलर का दिखाई देना. आर सम ऑफ द वंडरफुल फेनोमेना, ये वो हैरत अंगेज घटनाएं हैं वी आर फैमिलियर विथ, जिससे हम वाकिफ़ हैं, जिससे हम, ठीक है, हमको मालूम है, जो जिससे हम परिचित हैं. अच्छा, ये सारी घटना किसकी वजह से हो रही है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की. और ये आपको पता है कि लाइट जो है 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है. विब गैर के नाम से वायलेट है, ठीक है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है. जिसमें सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ऊपर कौन सा कलर है? रेड कलर है और सबसे नीचे ब्लू है. कल आप पढ़े थे कि लीस्ट अगर डेविएशन किसी कलर का होता है, ठीक है, वो कौन सा? रेड कलर. और सबसे ज़्यादा डेविएशन अपने पथ से अगर कोई विचलित हो जाए सबसे ज़्यादा, तो वो आपका वायलेट कलर है. तो इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में यू हैव लर्नड, आपने सीखा था अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट का स्कैटर होना बाय कोलाइडल पार्टिकल्स. किसके जरिए? कोलाइडल पार्टिकल्स से. आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. कोलाइडल किसको कहते हैं? मिक्सचर, एक प्रकार का मिक्सचर है. व्हेन फाइन इनसॉल्युबल, जब बहुत बारीक, थोड़ा पतला, ठीक है. इनसॉल्युबल का मतलब जो पानी में घुल न सके, वो पार्टिकल, किसी सब्सटेंस का पार्टिकल डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, बिखर जाता है, उसको कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स. द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, लाइट के जो बीम है उसका पाथ पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन, जब वो ट्रू सॉल्यूशन से पास होता है तो वो इज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देता. हाउएवर इट्स पाथ बिकम्स विजिबल थ्रू अ कोलाइड सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्ज. लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा बड़े हों तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल होता है. अब टिंडल इफेक्ट है. टिंडल इफेक्ट मीन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना बाई पार्टिकल्स, पार्टिकल के द्वारा, इन इट्स पाथ, इसके रास्ते में. यानी जब लाइट पास होती है तो अपने मार्ग में जिन पार्टिकल से टकराती है, टकराने के बाद जो स्कैटर होती है, बिखरती है, उसी को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट.
द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब मेड ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है, डिफरेंट काइंड, जो अलग अलग काइंड से बना हो, डिफरेंट काइंड से कोई चीज़ अगर बनी उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। और जो एक चीज़ से बनी होती है उसको होमोजीनियस। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या है, इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब छोटे छोटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मिक्सचर है। बहुत सारे क्या नाम है, अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल के मिक्सचर से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड, इन पार्टिकल में क्या है भाई, स्मोक है, धुआं, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी पानी की बूंदें, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड है, रुके हुए, ठहरे हुए हैं, ठीक है, जो स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, ऑफ डस्ट, डस्ट के, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, और हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा में क्या मालूम, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, ईटीसी। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है, सच फाइन पार्टिकल, इन छोटे छोटे पार्टिकल से जब टकराती है तो द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल, तो बीम का जो पाथ है वो क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है, ठीक है, पूरा मंजर दिखाई देने लगता है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। अब करें कि जो लाइट इनसे हो करके हमारी निगाहों तक पहुंचती है, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, इनसे रिफ्लेक्ट हो करके वो डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल, इन पार्टिकल के द्वारा डिफ्यूज मतलब एकदम पूरा एट्रेंडम इधर उधर क्या नाम है, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। द फेनोमेना of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect। कह रहे कि फेनोमेना घटना लाइट के स्कैटरिंग की जो घटना होती है बाय द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो उससे रिजल्ट मिलता है उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये आपको याद रखना है। द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द colloidal particles gives rise to Tyndall effect, which you have studied in class 9th, जिसके बारे में, ठीक है, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। दिस फेनोमेना इज सीन, ये फेनोमेना देखने को मिलता है व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की एक बहुत ही फाइन बीम, बहुत ही बारीक, ठीक है, पतली, इंटर्स स्मोक, जब वो धुएं से हो के इंटर करती, धुएं में इंटर करती है, ऐसा धुआं जो कमरे से भरा हो, कमरे में अगर धुआं भरा हुआ है और किसी छोटे होल से बीम ऑफ लाइट या सनलाइट इंटर करती है तो ये टिंडल इफेक्ट हमको दिखने को मिलता है। 10 इस तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल को विजिबल बना देता है। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड, टिंडल इफेक्ट की घटना हम देख सकते हैं कहाँ पे, जब सनलाइट पास होती है थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, एकदम बिल्कुल घने जंगल से सनलाइट पास होती। कैनोपी का मतलब क्योंकि जंगल में विशाल प्रकार के दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो ये एक तरह से पूरा अम्ब्रेला जैसा बना रहता है, तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट की घटना देखने को मिलती है। हियर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, यहाँ पे जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं उसकी वजह से वो लाइट को क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, स्कैटर कर देती है। हाँ ला दो टिंडल इफेक्ट एक।
चलो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब यहाँ द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है बच्चों, स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वो स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट है, ठीक है, ब्लू लाइट, while particles of larger size scatter light of longer wavelength. If the size of the scattering particles is large enough, then the scattered light may even appear। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लू कलर है और रेड कलर है, अब इसमें जिस किसी का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, किसी का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है कम है कंपेरिजन देन, ठीक है, रेड कलर, ठीक है, एंड येलो कलर। तो ये इसके स्कैटरिंग बहुत तेज़ होती है, किसकी, ब्लू कलर की। और यही वजह है कि इसकी स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा है, हर तरफ नीला नीला, ठीक है, नीले रंग की प्रकाश का परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मोर कंपेरिजन देन स्कैटरिंग लाइट ऑफ अदर कलर। दिस इज द रीज़न, ठीक है, वी सी द स्काई एज ब्लू। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट का कुछ इमेज आप देख लीजिए। ये देखिए फॉरेस्ट है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आपको दिखाए, घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे, ठीक है, दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, और इसकी पत्तियाँ ऐसा बनाई हुई है जैसे एक अम्ब्रेला टाइप। ये देखिए ये घर है, घर की खिड़की पूरी खोल दी गई है, यहाँ पे थोड़ी सी खोली गई है, ठीक है। ये सारी इमेजेस आर रिलेटेड टू टिंडल इफेक्ट। अब इसके बाद लास्ट है बच्चों, वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है छोटा होता है। उस दिन बताया गया था कि वेवलेंथ किसको कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ आर क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका सिंबल लैम्डा है, आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से आपका लाइट, ठीक है, ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लैम्डा है। ये डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये वेवलेंथ है। तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज रेड। द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ, रेड लाइट का जो वेवलेंथ है 1.8 टाइम्स ग्रेटर, ये 1.8 गुना ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ब्लू लाइट के मुकाबले में। इस तरह से व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से हो करके पास होती है, गुजरती है, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर, हवा के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्कैटर द ब्लू कलर, वो ब्लू कलर को पूरी तरह से स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टर वेव लेंथ इसके पास होती है, शॉर्टर वेव लेंथ है। मोर स्ट्रांगली देन रेड, यानी रेड जिसका वेवलेंथ ग्रेटर है कंपेरिजन देन ब्लू, तो इसके मुकाबले में इसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है? ब्लू कलर की। दिस इज द रीज़न, जब ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, हर तरफ नीला नीला, ठीक है, रोशनी पहुंच जाती है, तो आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, जबकि आसमान का कोई कलर नहीं होता है। जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं या जब आप मून पे जाएंगे तो यही आसमान का कलर काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सनलाइट किससे टकराएगी? ये तो टक्कर होने की वजह से जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है वो वही कलर को डिफाइन करता है। तो वही बात, जब सनलाइट जो है
पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से पास होती है, तो ये फाइन आर्टिकल्स इन एयर, हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं, बिकॉज इट हैज़ ए शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, कंपेरिजन देन रेड कलर। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट, ये स्कैटर्ड जो ब्लू लाइट है वो इंटर्स आवर आईज, ये हमारी आंखों में पहुंचती है, ठीक है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर न हो तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तो किसी भी प्रकार की स्कैटरिंग की घटना नहीं होगी। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, तब आसमान कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊंचाई पे जो जहाज में बैठे हुए मुसाफिर होते हैं उनको आसमान कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे, इतनी बुलंदी पे स्कैटरिंग का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। You might have observed that danger signal lights are red in color. आपने ये भी देखा होगा कि जो डेंजर सिग्नल लाइट है वो कौन सी कलर की होती है, रेड कलर की, ठीक है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों है? द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड, वजह क्या है कि रेड कलर बहुत कम स्कैटर होता है फॉग के जरिए या धुआं के जरिए, यानी धुएं और फॉग में जब कोहरा पड़ता है तो रेड लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, मतलब ये पड़ी रहती है, ठीक है। यही वजह है कि इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस, बहुत दूरी पर भी इस कलर को देखा जा सकता है। रेलवे स्टेशन पे जो लाइट लगी होती है किस कलर की होती है, रेड कलर की, ताकि क्या नाम है ड्राइवर को या हर पैसेंजर को पता चल जाए कि क्या नाम है यहाँ पे सिग्नल है, ये डेंजरस जोन है, यहाँ पे बहुत सही से चलना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, करे इंसान की जो आँख है वो कैन फोकस कर सकती है ऑब्जेक्ट से एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, मतलब अलग अलग दूरियों पे, एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, आँख का जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हुए अलग अलग डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट पे हमारी आँख जो है फोकस कर सकती है। ये किसकी वजह से होता है बच्चों? दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू एकोमोडेशन। ये किसके कारण है? एकोमोडेशन के कारण। एकोमोडेशन इज द एबिलिटी, ठीक है, ये एक ऐसी एबिलिटी का नाम है जिससे हमारी आई जो लेंस है, ठीक है, वो इंसान की आंख जो है फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हुए ऑब्जेक्ट को देख सकती है। इसके बाद दूसरा, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई जो है इमेज को देखती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को, जो बनती इमेज है वो किस पे देखती है? ऑनेट से रेटिना पे देखती है। तीसरा क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट। अगर इंसान नौजवान है, ठीक है, यूथ में है, एडल्ट है, तो उसका जो डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब किसी चीज़ को एकदम क्लियर देख सके, साफ साफ देख सके, लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम वो दूरी, अल्पतम दूरी जिस पे इंसान की आँख कायदे से अच्छी तरीके से, ठीक है, देख सकती हो, वो दूरी कौन सी? मिनिमम 25 सेंटीमीटर। मतलब ये 25 सेंटीमीटर वो कम से कम दूरी है जिस पे एक स्वस्थ आँख, ठीक है, बगैर किसी ब्लड के देख सकती है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो फोकल लेंथ में चेंजिंग होती है वो किसकी वजह से? एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर दिया है, ठीक है, -5.5 डायोप्टर्स, ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन है दूर की ऑब्जेक्ट को, ठीक है, देखने के लिए
फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसका पावर ये है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। दोनों के केस में हमको क्या पता करना है, फोकल लेंथ। चलिए पहला है, पावर दिया है, बताइए 5 पॉइंट गिवन, P इज इक्वल टू -5.5, किस में दिया, डायोप्टर दिया है, ठीक है। डी, और फार्मूला मालूम है पावर ऑफ लेंस का, P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। तो दिस विल गिव F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/P इज इक्वल टू 1/5.5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, तो 100 में कितने से डिवाइड करना है, 55 से। तो हम, हाँ सॉरी, ये पॉइंट बढ़ाएंगे और ये 0, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। फिर कितने टाइम, 8 टाइम। चलिए इतना छोड़ देते हैं, यानी 0.18। ये किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा, किस में मिलेगा, मीटर में। अब इसको अगर सेंटीमीटर में लाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.1 इंटू, हाँ हाँ अभी माइनस लगा देंगे, माइनस है, चलिए लगा दे रहे हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 0.18, और ये किस में जाएगा, सेंटी, या माइनस लगा दिए, ठीक। बोलिए, माइनस, एक मिनट, ये क्या दिया है, पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर दिया है -5.5 डायोप्टर्स, ठीक है। तो डायोप्टर दिया है तो इसका मतलब ये मीटर में दिया है, ठीक है। आंसर आपका पहले जो आएगा मीटर में आएगा, सही तो था। चलिए गिवन P इज इक्वल टू -5.5 डायोप्टर, और फार्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होता है। तो F इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू 1/-5.5। ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0। मान लीजिए माइनस हम रोके हुए हैं, डिवाइड करिए 55 से, पॉइंट बढ़ाएंगे और ये 0, कितने टाइम्स, 1 टाइम। फिर कितने टाइम्स, 8 टाइम। फिर 1 टाइम्स, 1 ही टाइम तो जाएगा, ठीक है। नहीं वो तो फिर एक बार और 2 टाइम्स कैसे जाएगा, 2 टाइम्स लेके जाएंगे 110 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यही जब 8 को हटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, -0.182 मिलेगा, किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। अब जब सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए -18, ये पॉइंट है, इंटू 100 इक्वल क्या हो जाएगा,
-18200 आफ्टर 3 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो आंसर विल बी व्हाट? -18.2 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन पूछा था क्या? फोकल लेंथ, यही ना? तो डिस्टेंट विजन का था। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन पावर ऑफ लेंस दिया 1.5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चलिए नियर विजन, फॉर नियर विजन, फॉर नियर विजन पावर कितना दिया है बोलिए, जल्दी बोलिए। 1.5 डायोप्टर, सही। P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, implies that F is equal to 1/P is equal to 1/1.5। क्लियर है? चलिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, कितने से डिवाइड करना है? पॉइंट बढ़ाएंगे 0, ठीक। चलिए कटेगा नहीं तो 0.66 मीटर। ओके, 0.66 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो बच्चे ये 0.66 मीटर, ठीक है। अगर आप इसको जो है सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो 0.66 इंटू 100, दिस विल गिव 66 सेंटीमीटर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 से द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? Far point जानते हैं। The far point of the human eye is the farthest distance from which an object can be seen clearly। ठीक है, वो दूरी, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सके, उसे फार पॉइंट कहते हैं। मायोपिक पर्सन, मायोपिक प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है? जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है वो क्या है? 80 सेंटीमीटर। जबकि फार पॉइंट क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। तो व्हाट इज द नेचर? तो यहाँ पे गिवन है बच्चों, गिवन u इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यस, एंड v इज इक्वल टू आपका -80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से f गेट कर लीजिए, तो दिस विल गिव 1/v minus 1/u is equal to 1/f, implies that 1/f is equal to v की जगह पे क्या लिखेंगे? -1/80 और u की जगह पे 1/∞। 1/∞ का मतलब 0, तो 1/f इक्वल -1/80 और ये आपका 0। अब इसके बाद f विल बी वॉट? f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ, तो P का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, कन्फर्म। तो इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू 1/, ये -80 किस में था? सेंटीमीटर में। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये -1/80/100 हो जाएगा। अब ये आपका मीटर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के रूल से 80 ऊपर चला जाएगा, बोलिए, ये आपका 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल गिव P इज इक्वल टू
माइनस 100/80। अब इसको किस में लिखेंगे? डायोप्टर में। तो ये 0 0, तो P विल बी वॉट? 2 5 10, 2 4 8। अब इसके बाद जब 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 5 20। तो आंसर मिला है P इज इक्वल टू माइनस 1.25 डायोप्टर। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द लेंस मस्ट बी कॉनकेव लेंस। क्लियर? लेंस इज कॉनकेव, लेंस इज कॉनकेव। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में बोलिए, ये दूरदृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में, दूरदृष्टि दोष। फॉर साइटेडनेस, वो क्या था? शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या था कि निकट की वस्तुएं साफ दिखती थी। इसमें क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में जो करीब की नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो आपको ब्लर्ड दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। दूर का ऑब्जेक्ट आपको साफ दिखेगा। क्लियर? तो मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक इज 1 मीटर। ये आपका नियर पॉइंट दिया है। नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? 1 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? अज्यूम दैट नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों गिवन है u इज इक्वल टू वॉट? -25 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू क्या है? -1 मीटर, दैट इज -100 बोलिए सेंटीमीटर। करेक्ट? तो अब यहाँ से f की वैल्यू पहले निकालिए। 1 मीटर दिया है, इट इज गिवन 1 मीटर। तो 1 मीटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर बिकॉज यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब implies that 1/f is equal to 1/v माइनस 1/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। एलसीएम विल बी वॉट? 100 माइनस 1 4। ये आपका आया 3/100। 3/100 आया। तो दिस विल गिव, एफ की वैल्यू क्या आएगी? 100/3। दिस विल गिव 3 3 9, 3 3 9, कन्फर्म 33.3 या 33 कर दीजिए। ये किस में आया? सेंटीमीटर में। अब इसके बाद क्या गेट करना है? पावर। ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है? तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कौन सा लेंस इस यूज करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स। चलिए तो एफ की वैल्यू कितनी मिली है? 33.33 यस सेंटीमीटर। P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। implies that 1/33.33 है कि 33? बोलिए।
देखो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे क्या दिया है कि 1 मीटर, ये क्या है, v की वैल्यू है। v की वैल्यू क्या है 1 मीटर, और u की वैल्यू क्या है, बोलिए। गिवन u इज इक्वल टू, बोलिए u की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर लिखेंगे। और v की वैल्यू क्या है 1 मीटर, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 100 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है लेंस का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, implies that 1/f इज इक्वल टू 1/v। 1/v आपका क्या है, ये निगेटिव है, किस में रहेगा निगेटिव, तो -1/100, और ये माइनस माइनस प्लस 1/25, एलसीएम विल बी व्हाट 100, ये -1, ये 4, दिस विल गिव 1/f इज इक्वल टू 3/100, किस में सेंटीमीटर में। अब f की वैल्यू गेट करिए, f इज इक्वल टू f इक्वल 100/3 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बनाएंगे बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या मिला आपको, ये 100 कैंसिल, तो इक्वल 1/3, ये मीटर आया। अब इसके बाद पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, तो इक्वल 1/3, ये ऑटोमेटिक ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 आया, 3 डायोप्टर, यानी P इज इक्वल टू +3, ये डायोप्टर, तो पॉजिटिव आया पावर। इट मीन्स द लेंस, ठीक है, इज यूज्ड, या द लेंस विल बी यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, पॉजिटिव साइन shows that the lens belongs, ये belongs to convex लेंस जो है कॉन्वेक्स। अब इसका डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, इसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन सम नंबर 7 में बच्चों एक डायग्राम बनाना था। आप यहाँ देख रहे हैं कि मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, कि कैसे उस शख्स को जो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है, पीड़ित है, उसका कैसे इलाज किया जा सकता है, जिसका नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई 1 मीटर, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ the lens required to correct this defect. Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन आप निकाल दिए। अब डायग्राम की बात आती है, तो डायग्राम में देखिए, ये नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई, यहाँ पे एंडैश है, ये रेटिना पर उसकी इमेज आ रही है। ये आपका हाइपरमेट्रोपिक आई है, जिसमें उसकी इमेज रेटिना से अवे, रेटिना से दूर, ये आपका रेटिना है, रेटिना से दूर, ये आपका रेटिना है, रेटिना से दूर उसकी इमेज बन रही है, इमेज ब्लर बन रही है, साफ दिखाई नहीं देती। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि हमको करीब की वस्तु तो, ठीक है, साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है, जो निकट वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती। तो जब साफ नहीं दिखाई देती तो ये क्या हुआ, रेटिना से बाहर, रेटिना के पीछे उसकी इमेज बन रही है। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए
कन्वर्जिंग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस उससे पहले लगाया जाएगा ताकि वो इमेज जो बाहर जा रही थी वो ठीक रेटिना पे आए। तो यहाँ पे ये इमेज जो देख रहे हैं फिगर, वो करेक्शन या करेक्टेड फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई है। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, कि एक नॉर्मल जो आई वो क्यों जो है इस लायक नहीं होती कि 25 सेंटीमीटर से कम कोई चीज़ अगर रखी है तो उसको साफ साफ देख सके। तो इसका आंसर है बच्चों, बिकॉज द सिलियरी मसल्स ऑफ द आईज, लिख लीजिए क्या है, बिकॉज द सिलियरी मसल्स, मसल की स्पेलिंग मालूम, यस, बिकॉज द सिलियरी मसल्स ऑफ आईज, बोलिए, बिकॉज द सिलियरी मसल्स ऑफ आईज, ठीक है, आर अनेबल माने लायक नहीं होते, टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकोड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, यानी उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अबव या उस लिमिट के बियॉन्ड या उस लिमिट से बाहर, ठीक है, हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो कांटेक्ट करने में, ठीक है, सिकोड़ने में, एक जगह कन्वर्ट करने में वो अनेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, कह रहे कि क्या होगा, ठीक है, इमेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर क्या नाम है आँख से ऑब्जेक्ट की दूरी हम बढ़ाते जाएं। कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखे हैं, दूरी बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इमेज जो है डेफिनेटली जो है स्क्रीन यानी रेटिना पे आएगी। कंफर्म। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है कि द इमेज इज़ फाउंड ऑन द रेटिना, इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे, इवन ऑन इंक्रीजिंग, चाहे दूरी को, ऑब्जेक्ट की दूरी को आँख से आप बढ़ाते चले जाएं, उसमें होगा क्या, द आई लेंस बिकम्स थिनर, आँख का जो आई लेंस है वो थिनर यानी पतला होता चला जाएगा, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, उसकी फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आई से दूर करते जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, सितारे या स्टार्स रात में क्यों चमकते हैं, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, इस बात को भी एक्सप्लेन करिए कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्यों नहीं चमकते, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, और क्यों जो है स्काई जो है काला दिखता है ब्लू के बजाय किसको, एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। इन तीनों के जवाब एक ही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। चलिए इसका भी जवाब लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वाई डू स्टार्स से ट्विंकल, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, क्यों झिलमिलाते हैं, तो इसका आंसर है व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार, जब लाइट प्रकाश स्टार से आती है, एंड इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, और वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। मेन देखिए जवाब यही है कि इसका सामना किससे करना पड़ता है, रिफ्रैक्शन से, ड्यू टू द वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, क्योंकि
आपको मालूम होना चाहिए कि जब सितारे से लेकर के पृथ्वी तक समझ लीजिए कि बहुत सारी परतें हैं, ठीक है। कभी उसमें गर्म हवा, कभी उसमें ठंडी हवा, तो इसलिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटीज़ भी वैरी करती है। तो वही है कि ड्यू टू द वैरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ ऑफ एयर, एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ है वो क्या नाम है, उसके अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है। द एटमॉस्फेयर इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर लगातार बदलता है, चेंज होता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल, तो हवा की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज है अलग अलग लेयर पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, बदलता जाता है। द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज, तो स्टार लाइट जो हमारी आंखों में पड़ता है तो वो क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है लगातार, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इस वजह से उसमें क्या होता है कि अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की वजह से उसकी लाइट कभी हमको तेज़ दिखाई देती है और कभी डिम दिखाई देती है। वो कभी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाई देती है और कभी लो दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो ट्विंकल करते हुए हमको महसूस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्सप्लेन वाई द प्लेनेट डोंट ट्विंकल, प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। तो द स्टार्स अपीयर वेरी वेरी स्मॉल, सितारे जो है बहुत छोटे हमको दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार, वो हमसे बहुत दूर हैं। सो स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड, इसलिए हम स्टार को कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये मेन बात है कि इनको हम पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट समझते हैं, कंसीडर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इसके अलावा या इसके उल्टा, द प्लैनेट अपीयर टू बी क्वाइट बिग, प्लैनेट जो है बहुत बड़े दिखाई देते हैं हमको, बिकॉज दे आर मच नियरर टू दी अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत निकट हैं। सो अ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ए पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, इसलिए हम प्लेनेट को क्या कंसीडर कर सकते हैं, ए कलेक्शन, संग्रह, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट का एक बहुत बड़ा संग्रह समझ सकते हैं, जिसमें कुछ जो है तेज और कुछ डिम, जिसकी वजह से वो दोनों नलीफाई हो जाते हैं, दोनों का क्या नाम है, प्रभाव क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्या है, लास्ट में ये है कि वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को ये स्काई, ठीक है, नीले के बजाय, ब्लू के बजाय काला क्यों दिखाई देता है। तो बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, पहला जवाब क्या लिखेंगे आप, बिकॉज द एटमॉस्फेयर, the atmosphere is not found, is not FOUND, जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पाया जाता है वहाँ नहीं पाया जाता, ड्यू टू विच देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर, वहाँ पे हवा नहीं, जब हवा नहीं है तो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देयर इज नॉट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है बच्चों, ठीक है, चूँकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही की वजह से, ठीक है, किसी लाइट की जो वेवगायर में है, किसी का कलर जो है कि वेवलेंथ कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है तो जिसकी वजह से वो स्काई हमको कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। क्लियर, ये आपका सफिशिएंट आंसर है। Dear students, you are being informed that this chapter has been finished. The next chapter will be started, whose name is electricity, which is very important chapter on next day.